ये है यूनिट 6। इसमें हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन की, यानी जैव विविधता और संरक्षण, जो कि सेकंड ईयर में पढ़ना है। इस यूनिट में हमें जो पढ़ना था वो है कि परिभाषा बायोडायवर्सिटी का, लेवल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लेवल ऑफ डाइवर्सिटी लाइक जेनेटिक, स्पीशीज या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये 3 तरह के डाइवर्सिटी होते हैं। ये अभी हम आएंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे। उसमें एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं यूनिट 6 का। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वो ये आता रहता है अक्सर कि इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, हाउ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो कि आता रहता है। तो इसका भी आंसर देखेंगे। बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिक जोन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ। एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, IUCN का फुल फॉर्म या रेड लिस्ट क्या होता है IUCN का, या रेड लिस्ट क्राइटेरिया, एंड डिफरेंट कैटेगरीज। थर्ड बुलेट पॉइंट जो है वो वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या वैल्यू हैं। वो वैल्यू इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एथिकल, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है जो सौंदर्य संबंधी है, या जो मोरल या एथिकल वैल्यू है। एंड इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। साथ में ये एक पवित्र उपवन के बारे में भी है इसमें पढ़ना, कि सेक्रेट ग्रुप्स क्या होता है। तो इसमें जो है वो कॉमन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यदि डायरेक्ट आएगा तो वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसका ध्यान रखना है। एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड एग्जाम्पल। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यदि डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो उसका क्या 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 संकट क्या है कि वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। जैसा हमने अभी देखा कि IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया क्या है। तो वो जो थ्रेट है, जैसे हैबिटेट लॉस या उसके निवास स्थान की हानि, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, शिकार हो चाहे इलीगल हंटिंग, फिर मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है एग्जाम में, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो इसको आप लोग ध्यान रखना। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन है वो, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ये वाला पार्ट। तो इस तरह का जो है वो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। साथ में बायोलॉजिकल इन्वेशन और करंट मास एक्सटिंक्शन क्राइसिस। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट वाला जो है वो है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करें। तो व्हाट शुड बी द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें 2 तरह का है, ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में आता रहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो एक्सप्लेन इन सिटू एंड एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो ये दोनों मेथड है, अभी इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे आगे स्लाइड में। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है इन तीनों में। कीस्टोन स्पीशीज किसको कहेंगे, फ्लैगशिप स्पीशीज किसको कहेंगे, अम्ब्रेला और इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है। तो ये जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के लिए है। स्पीशीज इंट्रोडक्शन और ट्रांसलोकेशन, कुछ केस स्टडी है जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज जो है वो क्या क्या है वो हम देखेंगे, क्या क्या मूवमेंट्स है। और साथ में कुछ प्रोजेक्ट जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसको कहेंगे हम, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है, और सेव वेस्टर्न घाट मूवमेंट। ये दोनों पहले फर्स्ट ईयर वाले स्लाइड में मैंने बना रखा है, तो वहाँ पर वीडियो ये ऑलरेडी बन चुका है, तो आप वहाँ पे चैनल पे ही ये दोनों मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम यहाँ तक देखेंगे जितने प्रोजेक्ट है वहाँ तक। तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी से। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, हिंदी में जैव विविधता कहेंगे, इसको कहते किसको हैं। तो ये होता क्या है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, या जहाँ भी जिस तरह का भी कंपोनेंट हो, उन कंपोनेंट में इनके डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना, ये वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी है, ये है जैव विविधता। तो फर्स्ट ये जो है वो जनरली क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हु हैज कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज कॉइन्ड बाय WG रोजन, ये याद रखना है आपको। यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया था बायोडाइवर्सिटी को कि एज द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ।
तो यही है। और बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे बड़ा जो खासियत है कि ये कहीं पूरे पृथ्वी पर एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कोई एरिया बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, कोई नहीं है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही पुअर है, कहीं बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देख करके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इशू को फाइनली ये टर्म जोड़ा गया कि भाई ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका कंजर्वेशन करेंगे। यदि हम देखें तो यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट 92 में जो हुआ, जिसके बारे में हमने अभी इसके लास्ट स्लाइड में भी देखा था, बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज में, कि अर्थ समिट क्या था या पृथ्वी सम्मेलन क्या था, तो उसी में इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी डिफाइन किया गया। ऑलरेडी हमने अभी देख लिया। तो इसमें यह था कि जैविक विविधता को सभी स्रोतों से जीवित जीवों के बीच परिवर्तनशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रजातियों के भीतर मतलब डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ टोटल इकोसिस्टम। तो ये जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज के अंदर या दो तरह के स्पीशीज के अंदर या पूरे इकोसिस्टम में या प्रजातियों के बीच या पारिस्थितिक तंत्र की विविधता पारिस्थितिक तंत्र में, तो ये सारा जो डाइवर्सिटी या जैव विविधता पाया जा रहा है, वही जो विविधता पाया जा रहा है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। यदि डाइवर्सिटी की बात करें तो जैसा अभी हमने देखा कि ये 3 टाइप्स का है, और व्हेन बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एट 3 लेवल। 3 लेवल्स पे हम इसको मेजर करते हैं। एक है जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आप देखो कि यहाँ पे डिफरेंस इन डीएनए या डिफरेंस इन जीन अमॉन्ग इंडिविजुअल, इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन या एक ही प्लेस पे अलग अलग जो है वो वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, एक ही प्लेस पे कई तरह के स्पीशीज का पाया जाना। या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ हैबिटेट और इकोसिस्टम और कम्युनिटी, तो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। यानी कि डाइवर्सिटी हम 3 लेवल पे मेजर करेंगे, याद रखना है, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ जीन विद इन ए स्पीशीज। मतलब किसी भी प्रजाति के अंदर जीन में विभिन्नता के कारण जो डाइवर्सिटी होगा उसको हम जेनेटिक या आनुवंशिकी विविधता कहेंगे या जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। जैसे स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही अलग अलग तरह के फ्लावर के कलर या आई कलर या फ्लावर कलर, तो ये सब दिखता है, या तो ये सारा चीज जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण है। यदि हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें जो कि प्रजाति से संबंधित विविधता है, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट रेफर्स टू द नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। इसको हम कहेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, और इसको हम मेजर करते हैं स्पीशीज रिचनेस में, उसको हम कहते हैं स्पीशीज रिचनेस। तो जो स्पीशीज रिचनेस है वो क्या है कि विच इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस इन द इकोसिस्टम। कहीं मान लो कि 3-4 तरह का स्पीशीज है, 2 तरह का है, कहीं 6 तरह का स्पीशीज है, तो जहां ज्यादा होगा नंबर अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज का, तो वो ज्यादा डाइवर्सिटी रिच रीजन होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो वेरिएशन विद इन द कम्युनिटी या बिटवीन द कम्युनिटी, तो इस तरह का जो है वो डाइवर्सिटी कहलाएगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अभी इसमें हम देखते हैं, जैसे इसको भी हमने 3 लेवल पे मेजर किया है। जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है उसको 3 लेवल पे मेजर करते हैं। एक है वो अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा बीटा और तीसरा गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद इन द सेम कम्युनिटी, विद इन सेम बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है या बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, तो इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म और योर बायोटिक कम्युनिटी। तो एक ही कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी होगा उसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, तो ये अल्फा डाइवर्सिटी है। अल्फा डाइवर्सिटी में सिर्फ जो है एक ही कम्युनिटी के अंदर है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, 1-2 एनिमल्स होगा, तो ये एक ही है। यदि एक से अधिक, यदि 2 के बीच में होता है तो ये कहते हैं डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटी, 2 या 2 से अधिक के बीच में। तो बिटवीन द कम्युनिटी जो होगा, इनके बीच में इंटरेक्शन जो होगा उसको कहेंगे हम बीटा डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट हैबिटेट ओवर द एंटायर लैंडस्केप, पूरे लैंडस्केप में, जैसे ये भी एक है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इन सब के बीच में जो डाइवर्सिटी हो रहा है
इनको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी, क्योंकि पूरे लैंडस्केप पे डाइवर्सिटी हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि डाइवर्सिटी को हमने 3 लेवल पे मेजर किया। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता था, बायोडाइवर्सिटी, एक था जेनेटिक, दूसरा स्पीशीज, और तीसरा जो था वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी था। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को भी हमने 3 लेवल पे मेजर किया, एक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा डाइवर्सिटी था मतलब डाइवर्सिटी विद इन सेम कम्युनिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी एंड डाइवर्सिटी ओवर द टोटल लैंडस्केप इज योर गामा डाइवर्सिटी। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी नेशन कैसे है। हालांकि ये पूरा जब स्लाइड पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि भाई मेगा डाइवर्सिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है। हमारा नेशन जो है, हमारा जो देश है वो डाइवर्सिटी रिच है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डिफरेंट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं और बहुत ही बड़ा लैंड मास है। यदि देखा जाए तो नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये बहुत बड़ी कंट्री है। और इतना और एक जो पॉइंट है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट 5 to 3 मिलियन स्पीशीज, करीब करीब 5 से 30 जो मिलियन स्पीशीज है, वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स के हो, वो लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, इतने होते हैं। लेकिन इंडिया के बारे में यदि देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको याद रखना है वो ये है कि इंडिया का जो टोटल, ये कह रहा है कि इंडिया विद जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरे दुनिया का सिर्फ 2.4% है इसका एरिया, फिर भी हमारे यहाँ 8% या मोर देन 8% जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया इज 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशन में से इंडिया भी एक है। यदि वेस्टर्न घाट की बात करें तो यदि हम मैप देखते हैं तो अभी आएंगे, आगे आ रहे हैं हम, तो वेस्टर्न घाट जो है वो रेन फॉरेस्ट वाला पूरा एरिया है, मॉइस्ट डेसिडुअस एरिया है, उसके आगे का रीजन, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और एक टर्म है एंडेमिज्म, तो एंडेमिज्म किसको कहते हैं वो भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आएंगे। तो एंडेमिज्म का मतलब यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि एंडेमिज्म मीन्स वैसे स्पीसीज जो सिर्फ यहीं पाए जाएंगे। तो दीज आर दोज स्पीसीज विच इज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली, नोवेयर एल्स, तो सिर्फ वहीं पाया जाएगा, तो उस तरह के प्रजाति को हम एंडेमिज्म कहेंगे। ये कह रहा है कि 62% से भी ज़्यादा रिप्टाइल्स या 77% से भी ज़्यादा एम्फीबियंस इस वेस्टर्न घाट वाले रीजन में पाया जाता है। साथ में यदि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो वहाँ भी अल्टीट्यूडनल वेरिएशन के कारण वहाँ भी डाइवर्स रीजन है और प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं। साथ में पूरे दुनिया का 6.5% जो है वो एनिमल डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है कोस्टल रीजन में, जेरोफाइटिक मतलब मरुस्थल में रहने वाले, वैसे जो जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए, तो जेरोफाइटिक प्लांट्स जो है वो राजस्थान में या वहाँ उस तरह के कंडीशन में एनिमल्स होते हैं जैसे। तो ये सब डाइवर्स रीजन है जो कि अलग अलग रीजन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा नॉर्थ ईस्ट एरिया में या वेस्टर्न घाट में होगा, जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट माउंटेनस एरिया में, या ड्राई डेसिजुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया में। तो इस तरह से हमारा रीजन जो है वो डिफरेंट फिजियोग्राफी के कारण अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, और इसी को हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं। इस साथ ही इंडिया का जो है अपना ग्रेट मरीन डाइवर्सिटी ड्यू टू इट्स 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो समुद्र का किनारा भी या समुद्री एरिया भी हमारा करीब करीब 7500 किलोमीटर कवर करता है ये, तो इससे भी मेरीन डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऑल दीज फैक्टर एंड मेनी मोर इज द रीजन की वाई इंडिया इज कॉल्ड एज मेगा डाइवर्सिटी सेंटर या मेगा डाइवर्सिटी नेशन। क्यों कहते हैं ये समझ में आ रहा है। जैसे बायोजियोग्राफिक जोन की हम अभी बात कर रहे थे, तो इंडिया में जो बायोजियोग्राफिक जोन है मतलब डिफरेंट, इसको हमने क्या किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें टेम्परेचर, सनशाइन, रेनफॉल, विंड पैटर्न, सॉइल क्वालिटी, तो इन सब चीज को मिला करके, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कंसीडर करते हैं हम इनके डिवीजन के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 बायोजियोग्राफिकल जोन। तो किसके आधार पे? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज के आधार पे इन्होंने भारत को 10 बायोजियोग्राफिक जोन में बांटा है। मतलब
ये जो भूभाग में बटा हुआ है पूरे इंडिया का, जो ये आप मैप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मैप जो है, तो इसमें भारत को हमने 10 बायोजियोग्राफिक जोन में बांटा है। और वो कौन से बेसिस पे? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। जैसे ट्रांस हिमालयन रीजन है ये, ट्रांस हिमालय रीजन। तो ट्रांस हिमालय रीजन का क्या मतलब है? तो ट्रांस हिमालय रीजन की यदि बात करें तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ट्रांस हिमालय रीजन, ये वाला एरिया हो जाएगा। ये पूरा लेह लद्दाख वाला एरिया जो है, या तिब्बत प्लेटू वाला एरिया, ये सब जो है वो तुम्हारा ट्रांस हिमालयन रीजन है, जहाँ सालों भर बर्फ है करीब करीब। हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन में भी ग्रेट हिमालय या लेसर हिमालय का रीजन है। तो ये पूरा जम्मू वाला रीजन जो है, जम्मू या थोड़ा सा कश्मीर का रीजन, ये सब जो है वो हिमालयन रीजन होगा। सेमी एरिड, सेमी एरिड का मतलब वो कंप्लीट एरिड नहीं है, कंप्लीट डेजर्ट रीजन नहीं है। जैसे पंजाब, गुजरात, ये सब सेमी एरिड, गुजरात का कुछ पार्ट सेमी रीजन में आएगा, दिल्ली, तो ये सब वाला पार्ट है जिसको कि हम सेमी एरिड कह रहे हैं। यदि डेजर्ट की बात करें, हम मरुस्थल की बात करें, तो थार या कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ये सब, या राजस्थान का थार रीजन, तो ये सब रीजन जो है वो थोड़ा सा, इसको हम कहेंगे कि ये मरुस्थली है। यहाँ भी अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल एडेप्टेड है वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो है डेक्कन पेनिनसुला, ये पूरा का पूरा सेंट्रल हाईलैंड एरिया जो है वो दक्कन का पठार है, या छोटा नागपुर का एरिया झारखंड का, ये पूरा ये एरिया कवर करता है तुम्हारा सेंट्रल हाईलैंड, जो कि दक्कन का पठार है या डेक्कन पेनिनसुला। वेस्टर्न घाट, यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है वो वेस्टर्न घाट कहलाएगा, वेस्टर्न घाट रीजन। और मानसून सबसे पहले स्ट्राइक यहीं करता है केरला में 1 जून को। तो ये हमेशा, ये जो है वो हमेशा यहाँ पे रेनफॉल जो है करीब करीब रहता है, तो इसलिए ये रेन फॉरेस्ट एरिया भी है और यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी काफ़ी होता है। उसके बाद जो है गंगा का प्लेन है, ये गंगेटिक प्लेन, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो उत्तराखंड से या यूपी से लेकर के ये बिहार और बंगाल तक, झारखंड होते हुए, तो ये सब रीजन जो है, ये सब जो है वो कहलाएगा गंगा का जो मैदानी भाग है वो। और कोस्टल एरिया में जैसे लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, ये सारा आइलैंड में अंडमान और निकोबार। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में देखें तो जितना भी ब्रह्मपुत्रा वैली या नॉर्थ ईस्ट हिल है, ये पूरा पार्ट नॉर्थ ईस्ट हिल का है, जितने भी स्टेट हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है वो डाइवर्सिटी रिच रीजन है। और इंडिया को चूंकि बहुत बड़ा लैंडमास है, तो इसीलिए इसको 10 बायोजियोग्राफिक जोन में हमने डिवाइड किया हुआ है। और ये जोन जो है वो प्लांट और एनिमल किस तरह का होगा, हर एक जोन में वो डिफरेंट होगा। और इसके पीछे का कारण जो है मैंने आपको बताया कि रेनफॉल, सनशाइन पैटर्न, टेम्परेचर, सॉइल की क्वालिटी, तो ये सारा चीज कंसीडर करते हैं। अब एक टर्म है जो अभी हमने बात की थी सिलेबस में कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो, मतलब शॉर्ट या वेरी शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने दिया था, इसको याद रखना है तुमको, क्योंकि ये जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मन मेयर ने ये कंसेप्ट दिया था 1988 में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी रीजन है क्या? तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अ रीजन विद अ ह्यूज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। मैंने अभी बताया कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होगा। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज है दैट इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक खास जगह पे ही मिलेगा, दूसरे जगह पर नहीं होगा। तो उस तरह के प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज को हम कहेंगे कि वो एंडेमिक है, उस रीजन के लिए खास है, कहीं और नहीं होगा। जैसे कैमल है तो वहाँ के लिए ही है, सिर्फ राजस्थान के लिए, किसी और स्टेट में नहीं है, तो वो एक एंडेमिक स्पीशीज हो गया वहाँ के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर ए रीजन विद अ ह्यूज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा संकट में ये है, क्योंकि उस जैसे जैसे नीलगिरी लंगूर है, तो वो सिर्फ नीलगिरी लंगूर जो है वो उसी रीजन के लिए, तो वो एंडेमिक है वहाँ के लिए ना, कहीं और नहीं होगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये सब सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है, नॉर्मन मेयर का नाम याद रखना है कंसेप्ट का, कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म है गिवन बाय नॉर्मन मेयर। और वो रीजन जहां बहुत सारे एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं उसी को कहते हैं हॉटस्पॉट रीजन। तो ओवरऑल इस पूरे दुनिया में 36 हॉटस्पॉट है करीब करीब, एंड आउट ऑफ दिस 36 हॉटस्पॉट
इंडिया है 4 हॉटस्पॉट, भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। हालांकि 2 ही का ऑप्शन तुमको मिलता है, ज़्यादातर लोग 2 ही बताते हैं, बट यहाँ पे 4 नहीं तो एटलीस्ट 2 का नाम तो याद ही रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हिमालयन रीजन, दूसरा इंडो बर्मा रीजन, थर्ड जो है वो सुंदरलैंड का एरिया हो गया, और फोर्थ वेस्टर्न घाट। अभी हमने देखा कि वेस्टर्न घाट कौन सा रीजन है, हिमालय अभी हमने देख लिया। इंडिया और बर्मा के बीच का रीजन जो है ये है, और सुंदरलैंड थोड़ा सा वो वाला पार्ट है जो अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में है, बर्मा के बीच में। जैसे ये है हिमालय वाली, ये जो 4 हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया में, हॉटस्पॉट, ये 4 हॉटस्पॉट है। तो इसमें एक हिमालय का रीजन, इट इंक्लूड द हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा वाला पार्ट, इंटायर नॉर्थ ईस्ट पार्ट, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एक्सेप्ट। सुंदरलैंड वाला कौन सा है, ये निकोबार वाला एरिया है। और साथ में अभी जैसा मैंने बताया जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ इंटायर सह्याद्री माउंटेन। तो ये देखो ये हिमालय का रीजन हो गया, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन, ये वेस्टर्न घाट का रीजन, और ये है सुंदरलैंड का पार्ट। तो हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया के पास। और उसी में अभी एंडेमिक स्पीशीज की बात हो रही थी कि एंडेमिक स्पीशीज किसको कहते हैं, तो वो मैंने बताया कि भाई दीज आर दोज प्लांट और एनिमल स्पीशीज विच आर फाउंड ओनली इन द पार्टिकुलर एरिया एंड नोवेयर एल्स। तो इसी को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, यानी सिर्फ एक ही रीजन में पाया जाएगा, कहीं और नहीं। जैसे देखा जाए तो लायन टेल मेका, तो ये जो है बंदर वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट वाले एरिया में पाया जाएगा। अब जो कश्मीर स्टैग है वो कश्मीर में ही पाया जाएगा, दाचिगम नेशनल पार्क में, ये भी एक खास बात है। उसी तरह से नीलगिरी तार है या नीलगिरी लंगूर है, तो ये सब एक पार्टिकुलर एरिया पर ही में ही मिलेंगे, इसलिए ये सारे एंडेमिक स्पीशीज हैं। अब आते हैं हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में जानते हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज किसको कहेंगे, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज का ये मतलब हुआ कि दीज आर दोज स्पीशीज दैट इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, आइदर वर्ल्ड वाइड और इन द पर्टिकुलर पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन। यानी कहने का मतलब है कि वैसा स्पीशीज, वैसे प्रजाति प्लांट्स के चाहे एनिमल्स के, जो कि आने वाले समय में या भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। ये पूरी दुनिया में भी हो सकता है या अपने ही रीजन में हो सकता है। तो उस तरह के स्पीशीज को, उस तरह के प्लांट्स या एनिमल को हम कहेंगे कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। हालांकि इसके भी कई कैटेगरी हैं, वो आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो इनका जो सबसे बड़ा रिस्क है कि ये क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या क्या प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो बाघ हो या राइनो हो, टाइगर हो, शेर हो, तो इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे उनका हैबिटेट लॉस, उनके रहने का जो निवास स्थान है उसमें छेड़छाड़, पोचिंग, इलीगल ट्रेड या हंटिंग, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज और इन्वेसिव स्पीशीज। तो इस तरह का जो फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर है किसी भी स्पीशीज के इंडेंजर्ड कैटेगरी में। IUCN रेड लिस्ट जो है वो अभी हम देखते हैं इसमें कैटेगरीज। तो स्पीशीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 9 कैटेगरीज एज पर IUCN रेड लिस्ट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन उनके संरक्षण के प्राथमिकता के आधार पर इनको 9 कैटेगरी में रखा गया। एटलीस्ट आपको याद रखना है कम से कम 5। एक तो कैटेगरी वो हो गया जो कि एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब बिल्कुल जो एक्सटिंक्ट हो चुका। अब आपको उसके बारे में ये पता है कि अब ये ऑर्गेनिज्म कहीं नहीं है। अभी हम बात करते हैं, पहले कैटेगरी का नाम देख लेते हैं। तो एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। इन तीनों को हम लोग थ्रेटेंड स्पीशीज के कैटेगरी में रखते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, तीनों को, इसको हम थ्रेटेंड स्पीशीज कहते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज। उसके बाद है नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट। नाम से क्लियर है कि डेटा इसके बारे में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और इसके बारे में किसी ने अभी तक जानकारी हासिल ही नहीं की है, नॉट इवेलुएटेड में। तो मेन जो पॉइंट है वो एक्सटिंक्ट का है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सटिंक्ट किसको कहेंगे। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एक्सटिंक्ट है और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। मतलब इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि जो भी इस स्पीशीज में, यहाँ पे जो इस स्पीशीज में जो भी इंडिविजुअल था, वो प्लांट या एनिमल, वो अब नहीं है। इसके बारे में बिल्कुल हमें डाउट नहीं है। जितना भी एक्सटेंसिव सर्वे है,
या साइंटिफिक एविडेंस है उसके आधार पर हमें कोई इंडिविजुअल नहीं मिला, तब उस प्लांट या एनिमल को कहेंगे कि एक्सटिंक्ट है वो, और उसको हम एक्सटिंक्ट वाले पेज में डाल देंगे। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि इसके बारे में हमें पता तो है, मतलब कि only these are those species individual of the species which is known only to survive in the captivity or cultivation or well outside its natural range। मतलब ये अपने नेचुरल हैबिटेट में तो है ही नहीं, लेकिन जहां भी कंजर्वेशन का सिस्टम है, जैसे जो या नेशनल पार्क, वहां पे ये है एक आधा, लेकिन वाइल्ड में नहीं है, वहां पे बिल्कुल नहीं है, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वहां पे है ही नहीं। तो इस तरह के इंडिविजुअल को हम रखते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कैटेगरी में। और बाकी जो 3 इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारा कंजर्वेशन प्रायोरिटी दिया जाता है। तो एक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा एंडेंजर्ड और तीसरा वल्नरेबल है। तो जो अब हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में देखते हैं। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड उसको कहेंगे, उस तरह के एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज को कहेंगे कि दैट आर फेसिंग द एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। बहुत ही हाई रिस्क है कि यदि इसका प्रायोरिटी नहीं दोगे कंजर्वेशन का, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तुरंत एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी अर्जेंसी है प्रायोरिटी की। उसी तरह से जो दूसरा है, ये पहला था, ये दूसरा यदि कैटेगरी देखें थ्रेटेंड में, तो दीज आर दोज स्पेसीज विच आर फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी बहुत हाई रिस्क इसको है, लेकिन ये नियर फ्यूचर है, आने वाले समय में यदि इसकी प्रायोरिटी नहीं दोगे, लेकिन इसकी अर्जेंसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड से कम है। इसके नंबर तो हैं अभी थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी हाई रिस्क पर है और ये एक्सटिंक्ट हो सकता है यदि प्रायोरिटी नहीं दिया तो। वल्नरेबल स्पीशीज थर्ड कैटेगरी है कि दे आर आल्सो फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। ये इमीडिएट फ्यूचर में, ये नियर फ्यूचर। डेटा तो इनफ है अभी इनका, लेकिन ये वल्नरेबल है। यदि किसी तरह का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो ये रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों कैटेगरी को हम प्रायोरिटी देते हैं कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि जो एक्सटिंक्ट हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है उसको हम कैप्टिविटी में या जू में या बोटेनिकल गार्डन में इसको कोशिश करते हैं कि कंजर्वेशन में रखें, ऑब्जर्वेशन में रखें, फिर नंबर होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो मेन 3 जो कैटेगरी है, थ्रेटेंड कैटेगरी, उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में कहेंगे, और तीनों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। उसके बाद बाकी जो है लिस्ट कंसर्न है और डेटा डिफिशिएंट और नॉट इवेलुएटेड। क्या क्या वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी का? तो यदि बायोडाइवर्सिटी का वैल्यू देखें तो बहुत ही है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड वैरायटी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्विसेज विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ मोमेंट। एक क्षण के लिए हम जीवित नहीं रह सकते यदि बायोडाइवर्सिटी न हो तो। जैसे हमारे लिए ये फोडर, फाइबर, जूट, मसाले, रबर, टिम्बर, लेदर, मेडिसिन, हर तरह का सामान जो है हमें मिलता है वहां से। यदि नहीं हो तो हमें ये मिलेगा नहीं, प्लांट्स नहीं हो, फॉरेस्ट नहीं हो तो नहीं मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। यदि आप एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, सॉइल फॉर्मेशन, एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल। It also regulate climate, precipitation and lessen the impact of climate change। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को। साथ में इसका एक कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यू भी है, सौंदर्य वैल्यू भी है। जैसे बर्ड वाचिंग किसको अच्छा नहीं लगता है, अलग अलग डिफरेंट बर्ड्स को देखना, कलरफुल तो ये सब एस्थेटिक वैल्यू है। इको टूरिज्म, गार्डनिंग या कई तरह का और रिक्रिएशन, मनोरंजन। साथ में इनकी एक रिलीजियस वैल्यू भी है। क्यों? सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंसीडर्ड सैक्रेड, पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, वर्शिप्ड बाय द पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। हमारे यहाँ ही खुद, चाहे वो तुलसी हो, खेजरी हो, बेल हो, इन सब का पूजा किया जाता है, और वो भी किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड होते हैं किसी न किसी गॉड से। जैसे चाहे सांप हो, चाहे टाइगर हो, तो ये सब पूजे जाते हैं। तो ये सारा, चाहे वो सोशल वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू हो, एस्थेटिक वैल्यू हो, या एनवायरमेंटल वैल्यू हो, रिलीजियस वैल्यू हो, तो बायोडाइवर्सिटी का अनलिमिटेड है वैल्यू, और इसलिए बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को
प्रायोरिटी देते हैं हम, जिसका एनवायरमेंटल वैल्यू है। इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ये इकोसिस्टम वाले पार्ट में भी हमने मेंशन कर रखा है, फर्स्ट ईयर वाले स्लाइड में देखोगे तो। इसका सोशल वैल्यू भी है, चाहे वो रिक्रिएशन से रिलेटेड हो, कल्चरल हो, स्पिरिचुअल या एस्थेटिक वैल्यू। इकोसिस्टम सर्विस ये प्रोवाइड करता है जितना तरह का सर्विसेज है। इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही, जैसा अभी हमने देखा मेडिसिनल प्लांट, फूड, फोडर, सारी चीजें हमें मिल रही है वहां से, भोजन की सामग्री, मसाले, तेल। साथ में इसका एथिकल वैल्यू भी है, एस्थेटिक वैल्यू हमने देखा ही। अब हम बात करते हैं सेक्रेड ग्रुप्स की, या इसको हिंदी में कहते हैं पवित्र उपवन। पवित्र उपवन एक छोटा सा पैच होता है जहां पर पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर फॉरेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ वेरिंग साइज, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, which are communally protected and which usually have a significant religious connotation for protecting the community। तो इस तरह का जो भी एरिया होता है, छोटा सा उपवन होता है, छोटा सा एरिया डिक्लेयर किया हुआ होता है जहां पर कि हंटिंग एंड लॉगिंग जनरली जो है वो प्रोहिबिटेड होता है, यूजुअली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। एंड ये जो है ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, चाहे वहाँ पे मोनेस्ट्री हो या टेम्पल हो, तो वहाँ पे मंदिर भी बना दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो रिलीजियस वैल्यू के कारण प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें जैसे इसमें एग्जांपल में देखो तो ये सेक्रेड ग्रुप्स का कुछ एग्जांपल है। वे ये जो है वो केरला या किसी भी एरिया का। इसी में हम बात करते हैं इन्वेसिव स्पीसीज का, कि इन्वेसिव स्पीसीज किसको कहते हैं, या आक्रामक प्रजाति या आक्रामक जाति कहते हैं इसको, ये प्लांट्स के जो स्पीशीज हैं। तो इन्वेसिव स्पीसीज वैसे स्पीसीज को कहेंगे कि दैट इज नॉट नेटिव टू द स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब यहाँ का तो रहने वाला नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ है, उसको कहीं बाहर से आया है, वो किसी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गया है और यहाँ पे आकर के और नेटिव स्पीशीज को हार्म कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है और खुद ग्रो कर रहा है जैसे। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि दीज स्पीशीज है टेंडेंसी टू स्प्रेड टू अ डिग्री बिलीव टू काउज डैमेज टू द एनवायरमेंट, ह्यूमन इकोनॉमी एंड हेल्थ। तो और ये बहुत जल्दी फैलता भी है, जैसे कई एग्जांपल हैं, जैसे ये इकॉर्निया या जलकुंभी जिसको कहते हैं, लैंटना कमारा, ये कॉमन है बिल्कुल आजकल, तो कहीं भी ये दिख जाएगा रोड किनारे, रोड साइड या रेलवे लाइन या कहीं भी किसी भी छोटे फॉरेस्टेड एरिया में भी, हिल्स वगैरह में भी दिख जाएगा। तो ये है इकॉर्निया, लैंटाना, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, तो ये सब एग्जाम्पल है इन्वेसिव स्पीशीज की। इसमें यही याद रखना है कि दीज स्पीशीज आर नॉट नेटिव टू देयर लोकेशन, तो दे आर इंट्रोड्यूस्ड, कहीं बाहर से आया हुआ है। तो ये इन्वेसिव स्पीसीज प्लांट्स एनिमल दोनों ही होते हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो है थ्रेट्स का, क्या संकट है कि जैव विविधता को, कि ये जीव जो है वो धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो जाएंगे यदि हम इस संकट को ना कम करें। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ा जो बात है, तो मेन थ्रेट टू द दिस डाइवर्सिटी आर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण, अनसस्टेनेबल रिसोर्स कंजम्पशन, बिना सोचे हुए किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज का यूज करना, उसके पार्ट्स का यूज करना कि वो फ्यूचर के लिए संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा उपयोग करना of natural resources and environmental pollution। तो these are the major factor which is main threats to the biodiversity। इसमें से कुछ और भी है जिसके कारण हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है, उसकी हानि हो सकती है। और उसके मुख्य कारण ये हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हमने पढ़ रखा है, पोल्यूशन और एसिड रेन, डिफोरेस्टेशन, जंगलों का कटना, इसका निवास स्थान की हानि, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और मनुष्य और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष। तो इसमें नुकसान होता है एक दूसरे को, इसको आने वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो है वो एग्जाम्पल है, ये सब मेन रीजन है कि काउज है कि जैव विविधता की हानि कैसे हो सकती है, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज, अभी हमने देखा लास्ट स्लाइड में, या न्यू स्पीशीज या एलियन स्पीशीज। अब जब बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाएगा, तो उपाय ये होता है कि उसका कंजर्वेशन किया जाए, यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है क्या, मतलब जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है उनको कंजर्व करना, स्किलफुल मैनेजमेंट,
तो इट इज स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो व्हाट वुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव? विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट हैबिtat फ्रॉम एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और अदर फैक्टर. यानी कि जैव विविधता संरक्षण जो है वो मुख्य रूप से एक तरह से मैनेजमेंट है, स्किलफुल मैनेजमेंट है, और उसके थ्रू हम जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है या उसके कंपोनेंट है उसका संरक्षण करते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जो है वो दो तरह का मेन मेथड है. एक मेथड को कहते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन मेथड और दूसरे को कहते हैं एक्स सीटू. एक्स सीटू का मतलब है हिंदी में यदि इसको कहें तो बाह्य स्थल, और इन सीटू का मतलब है अंतः स्थल. तो दो तरीके से संरक्षण करते हैं. तो नाम याद रखना है एक्स सीटू और इन सीटू. यानी इन सीटू का अंतर, इन दोनों के बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं. तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड. इन सीटू को ऑन साइट भी कहते हैं, एक्स सीटू को ऑफ साइट भी कहते हैं. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड क्या है, जो बाह्य संरक्षण मेथड है वो क्या है. तो इसमें क्या करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में कि द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर प्रोटेक्टेड आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. यानी कि इस प्रक्रिया में हम जो भी जैव विविधता के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उनको उनके जो प्राकृतिक निवास स्थान है वहां से बाहर निकाल करके संरक्षित करते हैं. इसके एग्जाम्पल है जैसे बोटेनिकल गार्डन, जू या हर्बल गार्डन, जीन बैंक, पोलन बैंक. तो जैसे ये वाला देखो, ये हम अपने हिसाब से इसको संरक्षित करते हैं. तो ये सारा जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड हो गया. इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में क्या करते हैं हम कि इन दिस मेथड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. मतलब इसमें जहां जो प्लांट है या जहां जो एनिमल है वहीं पर उसको संरक्षित करते हैं. जैसे ये मेथड हो गया, उसके नेचुरल प्राकृतिक निवास स्थान पे हम उसको संरक्षण देते हैं. यदि कोई वन में है तो उसको वन में ही संरक्षित रखेंगे, फॉरेस्ट एरिया में ही. तो उसके लिए भी जो कंजर्वेशन मेथड में है, इन सीटू मेथड में, उसको हम 3 पार्ट्स में बांट रहे हैं. एक तो है जो वो है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा नेशनल पार्क और तीसरा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसको भी इन सीटू कंजर्वेशन मेथड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि दो मेथड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में. इन सीटू में अभी हमने देखा, या ऑन साइट मेथड भी कहते हैं. कंजर्वेशन वहीं पे करेंगे हम जहां पे वो है. तो इसके लिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके एग्जांपल है या सेक्रेड ग्रुप, पवित्र उपवन, अभी जैसा हमने देखा. तो ये बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क, ये टेरेस्ट्रियल भी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकता है या मरीन भी हो सकता है. एनीवे वो बात का चीज है. तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में हमने देखा बोटेनिकल गार्डन या सीड बैंक, जीन बैंक. तो इस तरह का जो है वो एक्स सीटू मेथड हो गया. जनरली क्वेश्चन इन सीटू और एक्स सीटू के बीच में डिफरेंस आता है एग्जामिनेशन में. नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, उनके पीछे जो सेटअप करने के पीछे जो मेन रीजन है यही कि कंजर्वेशन प्रायोरिटी देना है वहां पे, और ये इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है. तो नेशनल पार्क क्या है? ये सारा एरिया डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सारा गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है. तो नेशनल पार्क इज एन एरिया विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कलेक्शन ऑफ, और इसमें यही याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रेजिंग, हंटिंग यानी शिकार करना, या जंगल के कोई भी, उस वन के कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है, वहाँ जाना अलाउ नहीं है. हंटिंग ऑफ एनिमल्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया इन नेशनल पार्क. वेरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड. बहुत ही कम जो रेंजर है, फॉरेस्ट रेंजर या जो भी वहाँ के अथॉरिटी होंगे वही सिर्फ जाएंगे आएंगे, और वो भी सिर्फ एजुकेशनल, रिसर्च या ऑफिशियल पर्पज से. दुनिया का जो पहला नेशनल पार्क है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, और इसको ये यूएसए में है. इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है, जनरली ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, कि फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क भी था, और ये उत्तराखंड में है. 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था. भारत में अभी
करीब करीब 106 नेशनल पार्क है। तो ये आपको याद रखना है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क वो एरिया है विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ग्रेजिंग, हंटिंग of animals are not allowed in this area and very limited human activity are allowed only for education, research and official purpose। तो ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क का होगा। पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का, भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको कि पहले हम हेली नेशनल पार्क भी कहते थे। कुछ एग्जाम्पल है इसमें, जैसे दाचीगम नेशनल पार्क फेमस है। यही सिर्फ यही एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें कश्मीर स्टैग पाया जाएगा, कहीं और नहीं है। उसी तरह से डिजर्ट नेशनल पार्क है जहां सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आएगा, यही सिर्फ पाया जाएगा। और भी कई नेशनल पार्क है, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी वही बात है, किलिंग, हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल स्पीशीज इज प्रोहिबिटेड। लेकिन इसमें परमिशन के द्वारा, कंपिटेंट अथॉरिटी है वहां से कुछ परमिशन लेकर के थोड़ा बहुत अलाउ है। प्राइवेट ऑनरशिप इसमें अलाउ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जबकि नेशनल पार्क में नहीं था। प्राइवेट ऑनरशिप में भी अलाउ, बट दे आर नॉट अलाउड टू इंटरफेयर विद द नेचुरल मोड ऑफ लाइफ। फॉरेस्ट्री एंड अदर यूजेस आर आल्सो परमिटेड इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जबकि फॉरेस्ट्री या अदर यूजेस आर नॉट परमिटेड इन केस ऑफ नेशनल पार्क। तो ये दो अंतर जो है वो क्लियर याद रखना है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट्री या कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट ये अलाउ है, प्राइवेट ओनरशिप अलाउ है, जबकि ये चीज नेशनल पार्क में या बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है। कुछ नाम है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इंडिया में करीब करीब 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब बायोस्फीयर रिजर्व पे बात करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये भी एरिया डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको सेटअप किया गया था एक प्रोग्राम कहते हैं, उसको कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के थ्रू। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया ऑफ एक्वेटिक, कोस्टल और टेरेस्ट्रियल, ये हर तरह का एरिया हो सकता है, विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को के द्वारा। तो कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1971 एज अ पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मतलब मैन को भी इंक्लूड करना है इसमें। कैसे इंक्लूड करके पूरा का पूरा इकोसिस्टम कंजर्व हो सकता है, अभी देखते हैं इसके बारे में। तो मेन पर्पस ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट, टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। तो हमारे यहाँ काफ़ी है, करीब करीब टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से कुछ का नाम है नीलगिरी या नंदा देवी, नोक्रेक, सिमलीपाल, पचमढ़ी, तो या वेस्टर्न घाट एरिया, ये सारा बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व का कंसेप्ट इसलिए है कि फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, द बायोस्फीयर रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। मान लो कि ये स्पेरिकल एरिया है, ये एरिया, तो इसको हमने क्या किया है कि कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में डिवाइड कर रखा है। ये एरिया हमने मान लिया। तो ये जो बाहर का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो है वो ट्रांजिशन जोन है, ये वाला पार्ट जो है वो बफर जोन है, और जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला, ये कोर जोन है। तीनों में क्या डिफरेंस है? ये ट्रांजिशन जोन में मैन भी इसका पार्ट होता है या ह्यूमन सेटलमेंट इसका पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। बफर जोन कोर जोन को कवर किए हुए रहता है, ताकि एनिमल कोर जोन से भी बाहर निकले तो इसी एरिया में रह जाए और इस एरिया में ना आए जहां की मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का संभावना बना हुआ रहता है। तो कोर जोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। इस कोर जोन में कोई नहीं जाता, इवन फॉरेस्ट ऑफिशियल भी नहीं जाते, बहुत ही इमरजेंसी हो तो अलग बात है, बट नहीं जाते यहाँ। तो यहाँ पर बिल्कुल वाइल्ड होता है, एनिमल या प्लांट जो है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये कोर जोन है। कोर जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से एक और जो है वो लेयर बना जाता है, और उस जोन को कहते हैं हम बफर जोन। बफर जोन क्या होता है कि इट सराउंड द कोर जोन एंड ओनली लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस ओनली।
जो बाहर का जोन है उसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज नोन एज ट्रांजिशन जोन, वेयर एक्टिविटी लाइक क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट एंड रिक्रिएशन आर अलाउड। जो कि नेशनल पार्क में नहीं था, क्योंकि नेशनल पार्क में जोन में हमने नहीं बांटा था, वहाँ का मैनेजमेंट अलग था। तो बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में यही डिफरेंस है। नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर आर द एरिया विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, while the wildlife sanctuary may be declared by the state and central government. नेशनल पार्क में क्या है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट और अदर एक्टिविटी आर नॉट अलाउड एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हंटिंग वगैरह थोड़ा बहुत अलाउ है, बट विद द परमिशन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। इन केस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इनको भी 3 जोन में हमने बांट रखा है। कोर जोन विच इज द सेंट्रल जोन, बफर जोन दैट्स अराउंड द कोर जोन, एंड ट्रांजिशन जोन जो कि एक पार्ट है सेटलमेंट का, जहां पर किसी तरह का कृषि कार्य या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना या वहां पे निवास स्थान बनाना, मनोरंजन, ये सारी चीजें अलाउ है। तो ये तीनों के बीच में डिफरेंस जनरली पूछा जाता है। एंड टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज 18। कुछ स्पीशीज हैं जिनको की स्टोन, इंडिकेटर, फ्लैगशिप्स और अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं। की स्टोन स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखना है कि वैसा स्पीशीज या स्पीशीज दैट इज चूजन फॉर कंजर्वेशन प्लानिंग, because to protect that species will indirectly protect the many other species like tiger। मतलब वो एक ऐसा स्पीशीज है कि जिसके प्रोटेक्शन से उसके साथ वाले सारे स्पीशीज प्रोटेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हम टाइगर को कहते हैं, तो टाइगर जो है का जो फूड चेन है वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइगर क्या खाता है। तो टाइगर कार्निवोर है, तो उसके लिए जितने भी हर्बीवोर्स या जो भी ग्रास है वो सब ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि हम उसको कभी नुकसान नहीं करेंगे। उसको नुकसान होने का मतलब है कि टाइगर का नुकसान होना। तो इस तरह के स्पीशीज को हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। एक स्पीशीज होता है जिसको कहते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। ये किसी भी इकोसिस्टम का हेल्थ को बताता है। यदि वो है तो इसका मतलब हाँ ठीक ठाक है। जैसे मान लो किसी भी फॉरेस्ट एरिया में, नेशनल पार्क में या कहीं भी यदि टाइगर नहीं है, तो इसका मतलब ही है कि टाइगर नहीं है तो वो जो है वो बैलेंस इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां पे हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा होगा। यदि हर्बीवोर्स बहुत ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे ग्रास या जो हर्ब्स है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, प्रोड्यूसन का नंबर घट जाएगा। और जब प्रोड्यूसर घटेगा तो हर्बीवोर्स के नंबर भी धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो स्पीशीज है, उसी तरह से जैसे पोल्यूशन के लिए भी इंडिकेटर स्पीशीज होता है कि भाई पोल्यूशन है, तो वो कैसे हमें पता चलेगा। तो लाइकेन जो है वो एक सेंसिटिव इंडिकेटर होता है पोल्यूशन का। तो ये सारा जो है वो एक कंसेप्ट है कंजर्वेशन के लिए। ऐसा नहीं कि इसका नाम होता है कि स्टोन स्पीशीज, ये एक कंसेप्ट है, एक विचार है कि किस तरह से संरक्षण करेंगे। किसी को अवेयर करना है, किसी को प्रायोरिटी देनी है, तो एक को हम संरक्षण देंगे तो सारा परिवार संरक्षित हो जाएगा, उसके जितने भी और भी फूड चेन है वो संरक्षित हो जाएंगे। जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज हो, चाहे अम्ब्रेला, नाम से ही क्लियर है अम्ब्रेला, मतलब एक स्पीशीज को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसके नीचे आने वाले सारे स्पीशीज प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। चाहे वो टाइगर हो सकता है, लायन हो सकता है, तो ये सब जो है टॉप स्पीशीज को जनरली अम्ब्रेला स्पीशीज के रूप में हम बताते हैं। अब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, जैसा कि अभी हमने सिलेबस में देखा था। तो वो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसलिए चलाया गया है कि जो वैसे स्पीशीज दैट आर फेसिंग द एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन या जो थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल में है, तो इस तरह के स्पीशीज को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना परियोजना है और उसके थ्रू वो कंजर्वेशन प्रायोरिटी देता रहता है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ 1972 में पास हुआ, उसके बाद से प्रोजेक्ट टाइगर आया, बाघों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही थी। तो ये जो है प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो जो बाघों की संख्या है वो एक नंबर जो है उनका वो मेंटेन रहे, बहुत ज्यादा न घटे। उसी तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया 1992 में, हाथी के संरक्षण के लिए, एलिफेंट के संरक्षण के लिए। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया, क्रोकोडाइल जो, उसके बाद प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सबका संरक्षण देना है। 1987 में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, 1975 में हिमालयन मस्क डियर,
कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट चलाया गया 1981 में। प्रोजेक्ट हैंगुल चलाया गया जो कि 1970 में कश्मीर वैली में। उसी प्रोजेक्ट में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो बात करते हैं वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम का। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। गिद्धों के संख्या में काफ़ी कमी हो गई थी और इसलिए इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी था। तो इसके लिए एक पिंजौर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। उसी तरह से अभी हमारी बात हुई प्रोजेक्ट एलिफेंट का। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया 1992 में। उसी तरह से प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि 1973 में ये प्रोग्राम चलाया गया। अभी 2025 तक हमारे यहाँ करीब 58 टाइगर रिजर्व हैं। एक और जो है वो एक एनिमल है, बर्ड है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर। तो इसके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर। तो ये जो है कभी इसकी संख्या इतनी घट गई थी कि 150 रह गया था। 2011 में 2011 में करीब करीब 250 था, लेकिन 2018 में इसका नंबर घट के 115 हो गया। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है संरक्षण अभियान चलाया गया और इसका नंबर अब काफ़ी है। क्रोकोडाइल से संबंधित प्रोजेक्ट चलाया गया क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए। तो चाहे वो मगर हो या मगरमच्छ जिसको कहते हैं हम घड़ियाल, तो इनके संरक्षण के लिए ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में चलाया गया। प्रोजेक्ट हंगुल चलाया गया जिसको कि कश्मीर स्टैग कहते हैं। और अभी हमने लास्ट में देखा था नेशनल पार्क वाले में स्लाइड में कि ये सिर्फ और सिर्फ दाशिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है कश्मीर में। सेम वही कहानी, प्रोजेक्ट हंगुल का भी नंबर जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा और एक ऐसा समय आया कि 1970 में इसकी संख्या सिर्फ 150 रह गई थी, लेकिन 1980 तक का जो रिपोर्ट है उसमें इसकी संख्या 340 हो गई। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता रहता है इससे रिलेटेड कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मानव वन्य जीव संघर्ष, मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है। देख सकते हो यहाँ कि मानव जीव संघर्ष क्या है, चाहे एलिफेंट से हो, चाहे ये लेपर्ड से हो, तेंदुए के साथ हो, दोनों के बीच में संघर्ष होता है। क्या कारण रहा होगा, ये तो इस पिक्चर को देख के भी समझ में आ जाता है। क्या तो ये शिकार के लिए बाहर निकल के आ गया, या इनका जो अपना निवास स्थान है जो फॉरेस्टेड एरिया है वो भी हमने इंक्रोच कर रखा है, जंगल की कटाई अंधाधुंध हो रही होगी, ये शहर में घुस आया शिकार के लिए अपना, अब यहाँ मुलाकात इन लोगों के साथ हो गई, तो दोनों का सर्वाइवल है, चाहे ये या तो फिर इनका लॉस हो, दोनों में से किसी एक का लॉस तो होना ही होना है। तो यही संघर्ष है, यानी मानव वन्य जीव संघर्ष वह स्थिति है जब मनुष्यों और वन्य जीव के बीच ऐसा टकराव होता है जिससे किसी एक या दोनों को भी नुकसान हो सकता है। इसमें फसलों और संपत्ति का नुकसान या क्षति, मनुष्यों और पशुओं को चोट या मृत्यु तक हो सकती है। ये है फाइनल। तो मेजर जो कारण है, मुख्य कारण क्या क्या है, इसके निवास स्थान की क्षति, अर्बेनाइजेशन, बहुत ही अब चूंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, शहर बनेंगे, पेड़ कटेंगे, तो ये सब मेजर कॉज है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए जंगलों की कटाई। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका, तो लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, अभी हमने देखा कोई भी घायल हो सकता है दोनों में से। फसलों का नुकसान, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, क्या है इनके बीच में, जैसे हाथी के साथ या लेपर्ड के साथ जो तेंदुआ है या बाघ, टाइगर्स, मंकी, तो ये सब कॉमन है, नीलगाय, तो ये सब बिल्कुल कॉमन है जो कि, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वही है जो इसका कारण है, कारण को रिमूव करेंगे तो वो सॉल्यूशन होगा। तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेना।